तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 12 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। देखो, आज सुबह भी रेलवे स्टेशन कोड पूछा था और आज शाम को भी रेलवे स्टेशन कोड पूछा है। तो जो रेलवे स्टेशन कोड की हमने वीडियो आपको बना करके दी है भैया, उसको देख करके जाना। 50 इंपॉर्टेंट स्टेशनों के हमने रेलवे कोड उसमें दिए हैं, उसमें से ही प्रश्न आ रहा है। सुबह भी पूछा गया था उसी में से और शाम को भी पूछा गया था। और जिन लोगों ने नोट्स लिया है भैया, वो रेलवे स्टेशन वाले नोट्स को अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे एग्जाम एनालिसिस और सारी इंपॉर्टेंट जो नोट्स है, सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें आज किन किन ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। अंकित रघुवंशी जी 82 नंबर इनके आए हैं। सुरभि चौहान जी 81 नंबर इनके आए हैं। सर आज नंबर ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज मैथ और रीजनिंग अच्छे खासे नंबर पे आई है। 65 से 70 नंबर तक की मैथ और रीजनिंग आज देखने को मिली है। किस तरह के प्रश्न थे वो आपको लास्ट में पता चल जाएंगे और कितने कितने स्कोर आए हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न साइंस से देखते हैं। साइंस में प्रश्न पूछा गया था, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र यानी कि ओ के बीच में रखा जाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ बनता है जहां वस्तु रखी होती है और यह सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये आज आपका पूछा गया था कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम चल रहे हैं एमपी पुलिस के। जिन लोगों का एग्जाम हो गया है उनके सामने एमपी एसआई का एग्जाम लगा हुआ है। जिन लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बचा हुआ है उन लोगों के पास में अभी भी मौका है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है लेकिन नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, या फिर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है लेकिन आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास में मौका है। आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। सक्सेस जंक्शन आपको प्रोवाइड करा रहा है मात्र 179 रुपए में आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे। इन नोट्स को पढ़ करके अच्छे अच्छे नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 84 नंबर साकेत महार जी की आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा 83 नंबर अरविंद जी के आए थे, मात्र 6 दिन उन्होंने नोट्स पढ़े थे। राज शर्मा जी के 74 नंबर आए थे, 4 दिन उन्होंने नोट्स से तैयारी की थी। तो अभी आपके पास में अगर टाइम है, अगर आप 6 से 7 घंटा पढ़ सकते हैं, 2 से 3-4 दिन का भी टाइम अगर आपके पास में है, आप ये नोट्स कंप्लीट करके जाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर आने की पूरी गारंटी है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा? तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट नोट्स रहेंगे। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस सेट रहेगी। जितने भी एग्जाम एनालिसिस अब तक कराए हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी मैराथन हमने करा रखी हैं, जितने भी स्पेशल वीडियो जैसे कि रेलवे स्टेशन कोड हो गया, नदियाँ हो गई, परियोजनाएं हो गई, मेगावाट कितनी विद्युत वाली जो हो गई, मेले हो गए, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग 179 रुपए में एएसआई, एलडीसी और कांस्टेबल की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीएसआई की भर्ती भैया बहुत दिनों के बाद में आई है और आगे भी बहुत दिनों के बाद में ही आएगी। तो ये है आपके पास में मौका है, चौका आप लगा लीजिए। इसमें 8-9 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। मात्र 199 रुपए में एमपीएसआई के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स उपलब्ध हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी के नोट चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट चाहिए तो मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जिन लोगों ने नोट्स लिया है भाई, वो लोग हम अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ते हैं। जब आपको नोट्स देते हैं तो बीच में ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी रहती है, उसी लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो लोग नोट्स ले चुके हैं वो लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ आगे की जितनी भी पीडीएफ आने वाली हैं वो सब उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साइंस से है, किसी वस्तु में अगर अम्ल कम है और क्षार ज़्यादा है तो पीएच मान क्या हो सकता है? तो अगर अम्ल कम है, क्षार ज़्यादा है तो पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक है। देखो, यदि किसी वस्तु में अम्ल कम है, क्षार अधिक है तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। पीएच मान जितना अधिक होगा पदार्थ उतना ही ज़्यादा क्षारीय होता है। अगर अम्ल ज़्यादा होगा तो भाई पीएच मान 7 से कम होगा, क्षार ज़्यादा होगा तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब देखो, आज सुबह नीले लिटमस पेपर वाला आया था कि नीले लिटमस को कौन लाल करता है, कौन जो है वो हरा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखो, जो अम्ल होता है, अम्ल
अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसकी ट्रिक आपको बताई थी, अनिल याद रखना है, अनिल, अनिल, ठीक है। अनिल अगर आप याद रखेंगे तो भाई अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। और अगर आप छलानी याद रखेंगे, छलानी, छलानी, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर देता है। आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा, आज सुबह भी पूछा गया था। चलिए फिलहाल पीएच मान देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए शुद्ध पानी का पीएच मान जो है वो आपका 7 होता है, जो उदासीन होता है ना। तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, बिल्कुल उदासीन होता है। जबकि क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है और वे बहुत ज़्यादा क्षारीय होते हैं। और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे पीएच मान 7 से कम किसका होगा, अम्ल का। उदासीन कौन होगा, जो बिल्कुल एग्जैक्ट 7 पर होगा। और क्षारों का कितना होगा, क्षारीय मान मतलब कि जो अम्ल है वो, सॉरी, विलयन क्षारीय कब होता है, जब 7 से अधिक मान होता है तो विलयन क्षारीय होता है। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। आज एक आपसे पूछा है तो हो सकता है आपसे अम्ल और क्षार के बारे में या फिर उदासीन के बारे में आगे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विदिशा का रेलवे स्टेशन कोड क्या है। आप हमारी पीडीएफ में देखेंगे, स्टेशन कोड वाली पीडीएफ में 50 स्टेशन कोड दिए गए हैं। उनमें से ही आज सुबह भी पूछा था और इसी शिफ्ट में ही पूछा है और आगे भी इसी में से पूछेंगे, ठीक है। और ये विदिशा का उसमें स्टेशन कोड दिया गया है कि BHS जो है वो विदिशा का स्टेशन कोड होता है। हमने आपको बताया भी था कि इसका स्टेशन कोड BHS ही क्यों होता है, क्योंकि इसको पहले भेलसा कहा जाता था। तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बताया भी था, उसी पीडीएफ में लिखा भी है कि इसको पहले भेलसा कहते थे, इस वजह से इसका कोड जो है BHS हो गया है ना। चलिए देख लेते हैं। तो विदिशा का रेलवे स्टेशन कोड BHS है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में स्थित एक रेलवे स्टेशन है। तो कोड इसका BHS है, आपको ध्यान रखना है। स्थान तो विदिशा मध्य प्रदेश। रेलवे जोन कौन सा है, पश्चिम मध्य रेलवे है। आज सुबह भोपाल का पूछा था, भोपाल का कोड जो है वो BPL होता है। तो अब कोड दोबारा से पूछे जाने लगे हैं, तो वीडियो सर्च कर लेना, रेलवे स्टेशन कोड बाई सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरा देख करके उसको अच्छे से जाना है। अगला देखिए, साइंस ही प्रश्न है, धरती पर खड़े होकर के ओजोन की मोटाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं, देख लीजिए। तो देखिए, धरती पर खड़े होकर के ओजोन की मोटाई मापने वाले यंत्र को डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को मापता है। इसकी इकाई को डॉप्सन DU कहा जाता है। अब देखो, आज आपसे इसका यंत्र पूछा है, आगे पूछ सकते हैं भाई ओजोन की जो मोटाई होती है उसको किस में मापते हैं, तो डॉप्सन में मापते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। तो यंत्र हो जाएगा डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। माप की इकाई डॉप्सन होती है और ये कार्य क्या करता है, तो यह ओजोन द्वारा अवशोषित विशिष्ट पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापता है, जिससे कुल स्तंभ ओजोन की गणना की जा सकती है। तो ओजोन को आप इतना याद रखना है भाई, ओजोन को मापने का यंत्र स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है, ठीक है। यही आपसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं। आज आपसे देखो एक केस पूछ लिया, नया केस, ठीक है। पहली बार ये पूछा गया है कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस जो है वो किससे संबंधित है। दिया गया था भूमि विवाद से संबंधित है, समलैंगिकता से संबंधित है, या फिर SC ST से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो केस है वो समलैंगिकता से संबंधित है ना। तो देखिए, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ केस 2018 का है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 से संबंधित है, जिसने वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसने LGBTQ+ समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी थी। तो आज आपसे इसके बारे में पूछा गया था कि यह किससे संबंधित है। अब आगे आपसे केशवानंद भारती केस पूछा जा सकता है, तो वो जमीन से संबंधित है। इस तरह के 2-3 केस जो हैं, जो बहुत चर्चा में हैं, वो आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िए। अगला पूछा गया है, हिस्ट्री से प्रश्न है कि पुरंदर दास की जन्म तिथि क्या थी। तो बहुत सारे लोग 1494 मानते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, जो मतलब कि मान्य है, वो है 1484। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1484 है। अब ये थे कौन, इनके बारे में आइए जानकारी देख लेते हैं। तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है, जो 15वीं-16वीं शताब्दी के एक महान संत थे, कवि, संगीतकार और भक्ति गायक थे। वे भगवान कृष्ण के भक्त थे, जिन्होंने एक अमीर व्यापारी से संत बनकर अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया था और अपनी रचनाओं को पुरंदर विट्ठल के नाम से लिखा था। उन्होंने कर्नाटक संगीत को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, राग और ताल को कोडिफाई किया और सरल भजन के माध्यम से भक्ति का संदेश उन्होंने दिया था, ठीक है। तो बाकी ध्यान रखना, कर्नाटक संगीत की ये जनक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर से पूछा गया है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है। तो ये हैं डॉक्टर TB सोमनाथन। राजीव गौबा भी ऑप्शन में था, लेकिन वो क्या है कि उनको मतलब कि
टाइम पीरियड उनका पूरा हो गया था तो वो रिटायर हो गए। उनकी जगह पर नए नियुक्त हुए हैं डॉक्टर टी.बी. सोमनाथन। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो भारत के कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी.बी. सोमनाथन हैं। उन्होंने 30 अगस्त 2024 को राजीव गौबा के सेवानिवृत्त होने के बाद में यह पदभार संभाला है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग राजीव गौबा लगा करके आए हैं, लेकिन ध्यान रखना वो रिटायर हो चुके हैं, उनके स्थान पर टी.बी. सोमनाथन आए हैं, ठीक है? जो हमने नियुक्ति वाली पीडीएफ दी है अपॉइंटमेंट वाली, उसमें आप देख लेना, आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर टी.बी. सोमनाथन 30 अगस्त 2024 को भारत के कैबिनेट सचिव बने हैं। पिछला पद क्या था इनका? तो कैबिनेट सचिव बनने से पहले ये वित्त सचिव थे, ठीक है? इनकी पृष्ठभूमि क्या है? तो यह एक भारतीय नौकरशाह और आईएएस अधिकारी हैं। तो कैबिनेट सचिव हमेशा वही बनता है जो आईएएस अधिकारी होता है, आईएएस से कम कैबिनेट सचिव नहीं बनते हैं। अगला अगला देखो, साइंस से कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी तक देखो बिच्छू वाला पूछा था, चींटी वाला पूछा था, आज आपसे सेब का पूछा है, आगे आपसे पालक का पूछेंगे, ठीक है, गाजर का पूछेंगे। तो देखो अंगूर का पूछ सकते हैं, खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है, ये सारे प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, कौन सा? मैलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए सेब में मुख्य रूप से मैलिक अम्ल पाया जाता है, जो इसे इसका विशिष्ट खट्टा स्वाद देता है। मैलिक एसिड कई अन्य फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है, ठीक है। स्वाद की बात करते हैं तो ये मैलिक अम्ल को खट्टा और स्वादिष्ट बनाता है। अन्य फल कौन से हैं? तो अंगूर, वाइन और रूबर में भी पाया जाता है। उपयोग कौन कौन से हैं? इसका उपयोग कैंडी और पेय पदार्थ जैसे खाद्य उत्पादों में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। अगला, नाइजीरिया की मुद्रा पूछी गई है कि नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो नाइजीरिया की मुद्रा नाइजीरियाई नायरा है। नायरा आपके ऑप्शन में दी गई थी, तो नायरा ही सही आंसर हो जाएगी। आज आपसे मुद्रा पूछी है तो हो सकता है आगे आपसे राजधानी पूछ लें। तो नाइजीरिया की राजधानी ध्यान रखना अबूजा है और इसकी मुद्रा नाइजीरियाई नायरा है। एक नायरा भारत के 6 रुपए के बराबर होती है। यह एक अफ्रीकी अश्वेत देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो आज सुबह भी प्रश्न आया था और कल भी प्रश्न आया था, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं नदियों से कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से सीमा रेखा बनाती है, इसको उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है, कहाँ पर जाकर के समाहित हो जाती है। तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे वो मध्य प्रदेश की नदियाँ हों, चाहे वो भारत की नदियाँ हों, इनके ऊपर जो है एक वीडियो बना देते हैं कि कौन कौन कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, कौन कौन से शहर किनारे हैं, लंबाई कितनी है किसकी। लगातार प्रश्न बन रहे हैं जिसके ऊपर एक वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। क्या आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नहीं पता चला हम वीडियो बना दें कल की तरह आप जो है उसका कोई लाइक रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं ना। कल भी वीडियो बना करके डाला था, आप लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिखाया। शाम को रात में वीडियो बना करके डाला था एक हमने। अगला, अवधी, बुंदेली, ब्रज, इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो भाई जो अवधी भाषा है वो उत्तर प्रदेश की भाषा है ना, तो अवधी मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अब यहाँ पर आपकी सारी भाषाएं क्लियर हो जाएंगी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। तो देखो इनमें से अवधी वह भाषा जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। हालांकि बघेली, बुंदेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है और ब्रज भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, लेकिन अवधी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की भाषा, ठीक है। देखो तो अवधी, ब्रज, बघेली, बुंदेली इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है, हालांकि इसकी कुछ सीमाएं मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों से मिलती हैं, लेकिन बेसिक पूछा था तो अवधि जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बघेली देख लो तो मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र व्यापक रूप से बोली जाती है, विशेष करके रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और उमरिया में बोली जाती है। बुंदेली मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमोत्तर जिलों में बुंदेली बोली जाती है, बुंदेलखंड वाला एरिया अगर आप देख लेते हैं, ठीक है। ब्रज, तो यह भाषा मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बोली जाती है, जैसे कि भिंड हो गया, मुरैना हो गया, यहाँ का जो मथुरा से लगा हुआ एरिया है वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। चलो अगला प्रश्न परपोषी से पूछा गया था। भाई परपोषी किसे कहते हैं? ये घुमा करके प्रश्न पूछा था कि ऐसे जीव या फिर ऐसे पौधे जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, उनको क्या कहते हैं? उनको हम परपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए कसकुटा हो जाएगा, जिसे हम अमरबेल कहते हैं। देखो तो परपोषी पौधे वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पौधे या जीव पर निर्भर करते हैं। ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, मतलब गैस ही नहीं है जब इनके पास में, तो भाई भोजन कैसे बनेगा, है ना। सिलेंडर है ही नहीं, गैस मतलब चूल्हा बना करके बैठे रहो, नहीं बन पाएगा। तो क्लोरोफिल जो है वो आवश्यक होती है भोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अपना भोजन दूसरे सजीवों से प्राप्त करेंगे। तो ऐसे पौधे जीवित पौधों के शरीर में या फिर उन पर उगते हैं, उनसे भोजन और पानी चूसते हैं, जैसे कि आपकी अमरबेल हो जाएगी, जिसे हम कसकुटा कहते हैं। बाकी कुछ पौधे कीटभक्षी भी होते हैं जो कीड़ों को फंसा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो भी काम वाम नहीं करते, भोजन वोजन नहीं बनाते। जैसे घटपर्णी पौधा होता है, इस तरह से होता है, यहाँ पर कीड़ा आकर के बैठ जाता है, ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, ढक्कन बंद हो जाता है तो कीड़ा अंदर चला जाता है। तो ये भी कीटभक्षी पौधे भी होते हैं। चलो आगे बढ़ते अगला। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस उपग्रह के द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी के बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का अवलोकन किया जाता है? अब उपग्रहों के नाम थोड़े से मतलब कि खतरनाक से थे, लेकिन तो उनको याद नहीं रहे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कौन कौन से उपग्रह हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा और आगे भी बन सकता है प्रश्न। अंतरिक्ष से पृथ्वी की बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अवलोकन के लिए कई उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, जिनमें एक निसार है,
जो भारत और अमेरिका ने मिलकर के बनाया है। ईओएस है जिसे हम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह श्रृंखला कहते हैं। जीओईएस और जीपीएसएस है, ठीक है। बाकी ये सारे जाक्सा हैं, कॉस्मो स्काईमेड है जो इतालवी उपग्रह है। तो ये बहुत सारे उपग्रह हैं जिनकी मदद से पृथ्वी से मतलब कि पृथ्वी के बाढ़ वाड़ आ रही है, कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, उसका पता हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये उपग्रह रडार और अन्य सेंसर का उपयोग करके बादलों से भी परे बाढ़ की स्थिति का पता लगा सकते हैं। बाकी वहाँ पर पूरी दी गई भैया कौन-कौन से उपग्रह हैं। जैसे कि आप निसार को ज़रा ध्यान रखिएगा, निसार जो है वो भारत अमेरिका ने बनाया है। यह रडार उपग्रह आपदा प्रबंधन और पृथ्वी अवलोकन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। एक है आपका ईओएस जिसे हम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहते हैं। तो ईओएस 01, ईओएस 04 जैसे उपग्रह कृषि, वानिकी और बाढ़ मानचित्र जैसे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। इनमें से कोई एक दिया गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लो, अगला प्रश्न देखो। अगला है तिघरा बांध की आपकी लंबाई पूछी गई है। तो डैम वाली जो हमने पीडीएफ आपको दी है जिसमें डैम की लंबाइयाँ, उनकी ऊँचाइयाँ, उनका क्या कितना मतलब पानी इसमें भरा जाता है, ये सब आपको हमने बताया है। डैम वाली पीडीएफ उठा करके देखना, वहाँ पर आपको चौथे या 5वें नंबर पर तिघरा डैम मिल जाएगा। तो तिघरा डैम की लंबाई है 1341 मीटर। देखो तिघरा डैम की लंबाई 1341 मीटर है। फीट में बात करें तो मतलब कि 4399.6 फीट इसकी ऊंचाई है। यह बांध अपने शिखर पर 24 मीटर ऊंचा है, यानी कि ऊपर जाएंगे तो शिखर पर ये 24 मीटर निकला हुआ है। तो ध्यान रखना, लंबाई 1341, ऊंचाई 2400 मीटर, ठीक है। 24 मीटर, 2400 नहीं सॉरी। और ये सांक नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। और हमने कहा भी था भैया चंबल वाले अब यहाँ पर अपना अटेंडेंस लगाएंगे, लाइक करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर कमेंट भी किया था, ठीक है ना। तो वो आपको याद होगा अगर जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पीडीएफ मतलब कि एक्स्ट्रा वीडियो पढ़ी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी चंबल वाले लगा दो अपनी हाजिरी, लाइक कर दो, अपना नाम ही डाल दो, ठीक है ना। या कबाब का एग्जाम है वही बता दो, तभी मान लेंगे हाँ भैया। या फिर चंबल में कहाँ के रहने वाले वही डाल दो, ठीक है। चलो बुंदेलखंड वालों ने कल एकदम मजा बांध दिया था, बहुत कमेंट किए थे। आज आपका देखते हैं अगला। 2024 का नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया। अब देखो इसमें से एक पूछा गया था कि 2024 का नोबेल पुरस्कार इनमें से इनको दिया है। अब उनका नाम जानते हैं, नोबेल पुरस्कार वालों के नाम खतरनाक होते हैं तो याद ही नहीं थे, ठीक है। तो चलो हम बता देते हैं कि किसको किसको दिया गया है। थोड़े से नाम इनके मतलब कि उल्टे सीधे होंगे तो भैया देख लेना आप। भौतिकी के लिए जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया है, ठीक है। मेडिसिन के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूक उनको दिया गया है। नाम आप देख लीजिए, एक दो बार और देख लेना, क्योंकि देखो शुरू किया है अगर नोबेल पुरस्कार पूछना 2024 का तो भाई आगे भी पूछेंगे। देखो रसायन के लिए डेविड बेकर, डेमिस हसाबीस को दिया है। अर्थशास्त्र के लिए डोरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया है। और आगे बढ़ लो। साहित्य के लिए ध्यान रखना, साहित्य वाला हमने कल अपनी जो पीडीएफ बनाई है ना 2020 से लेकर के 2025 तक के सभी साहित्यिक और जो है स्पोर्ट्स अवार्ड, उसकी कल पीडीएफ हमने बनाई है ना। तो उसमें भी हमने इसको साहित्य वाला बताया था। तो ये आपके साहित्य के लिए हांगकांग और शांति के लिए जापानी संगठन निहोत्री हिंदी अंकों को मिला है। और आज जो पूछा गया था वो साहित्य वाला ही पूछा गया, यानी कि कल वाली अपनी पीडीएफ से सीधे सीधे प्रश्न फंस गया है। कल हमने हांगकांग के बारे में बताया था, आज देखिए आ गया, ठीक है। तो कल हमने साहित्य वाले पुरस्कार करवाए हैं, स्पोर्ट पुरस्कार करवाए हैं 2020 से 2025 तक के, क्योंकि पुराने पुराने पूछ रहे हैं ना। तो उसको आप लोग जरूर देख करके जाना और अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। चलो भैया, अब कल जिनने पीडीएफ ली होगी अच्छे से पढ़ा होगा, इसीलिए कि नंबर अच्छे आ रहे हैं जो लोग पीडीएफ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट जो अभी आ रही है प्रश्न, जो अभी पूछे जा रहे हैं उनकी पीडीएफ बना करके आपको दे रहे हैं ना। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस उसी को पढ़ करके आप अच्छे से चले जाइए। ट्रेंडिंग में जो है जो भी पूछा जा रहा है तो बढ़िया रहेगा। अगला देखो, ट्रिग्नोमेट्री से 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं मैथ में। tan 20 का मान पूछा गया है और cot 70 का मान पूछा गया था। आगे अगला प्रश्न है, 800 की किसी वस्तु पर 30% का बट्टा दिया जाता है तो भाई विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत सारे सरल प्रश्न आज मैथ में आए हैं और मैथ और रीजनिंग की संख्या ज़्यादा भी। लास्ट में बताएं कितने नंबर का मैथ आया था। अगला, एक व्यक्ति की आय 400 रुपये है, उसमें से 300 रुपये वो खर्च कर देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत आय अपनी उसने खर्च कर दी है। अगला, मीनार की ऊंचाई देकर के उन्नयन कोण पूछा गया था, तो ये आपका लगभग 2 प्रश्न इसके पूछे गए थे, हाइट एंड डिस्टेंस के। उसके बाद में माध्यिका का सेम टू सेम प्रश्न मिल गया है, 4, 6, 8, 10, 12 इसकी माध्यिका बतानी है, ठीक है। तो माध्यिका वाली वीडियो हमने बना रखी है, आप सर्च करना माध्यिका बाय सक्सेस जंक्शन, मीन मीडियन मोड तीनों की बनाई है हमने एक साथ में, ठीक है। तो माध्यिका इनकी वीडियो आपको सर्च करना पड़ेगा, नाम आगे सक्सेस जंक्शन डाल देना तो ट्रिक वाली आपको वीडियो मिल जाएगी, देख करके जाना। अगला, 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से मात्र 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था। सीआई बहुत सिंपल पूछा गया था। अगला, एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना करके उसकी भुजा की लंबाई पूछी गई थी और कुछ मान उसमें दिए गए थे। अगला, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी पहले के क्षेत्रफल में और आपके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा गया था। बाकी सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न पूछे गए थे। बाकी धीरे एक एक प्रश्न हर उससे लिए हैं, प्रायिकता वगैरह आज नहीं पूछी गई है, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या आज ज़्यादा थी मैथ और रीजनिंग की। चलिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न देख लेते हैं।
देखो, तो रीजनिंग का प्रश्न है 2 फरवरी 2016 को बुधवार था, कैलेंडर के प्रश्न ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए और अच्छे नंबर आ गए लोगों के। तो 2 फरवरी 2016 को बुधवार था, 16 फरवरी 2016 को कौन-सा दिन होगा? अगला 16 जून 2015 को गुरुवार है, तो 16 जून 2016 को कौन-सा दिन होगा? ठीक है, 1-1, 2-2 दिन बढ़ाने वाले प्रश्न पूछे हैं। अगला 2004 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? ये रिपीट कैलेंडर का भी प्रश्न आ गया है। 3 से 4 प्रश्न आज कैलेंडर के पूछे गए थे। देखिए, अगला है आपका एक चित्र की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि यह लड़का मेरे पिता के इकलौते पुत्री का पुत्र है, तो महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है? तो सीधे-सीधे समझ में आ रहा है कि महिला उस लड़के की माता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न था मयूर का बाएँ से 16वाँ स्थान है, नीतेश का दाएँ से 24वें स्थान है। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, मयूर का स्थान दाएँ से 18वाँ हो जाता है, तो नीतेश का बाएँ से स्थान आपको बताना था कि कौन-सा स्थान इसका हो जाएगा। और देखिए अगला देखो क्लॉक का प्रश्न क्या पूछा था कि 12 बजे के समय मिनट की सुई दक्षिण की ओर दिखा रही है, ठीक है? तो 5:30 बजे मिनट की सुई कौन-सी दिशा दिखाएगी, ये आपसे पूछा गया था। बाकी फ्लोर पजल एक पूछी गई थी और थोड़ा खतरनाक प्रश्न था फ्लोर पजल का, ठीक है ना? तो फ्लोर पजल की वीडियो हमने बना रखी है, आप लोग सर्च करना, तीनों तरह की फ्लोर पजल उसमें हमने करवाई हैं। जो आपका डेट मतलब कि एक होता है उनके रंग वाला, एक होता है केवल सिंपल फ्लोर पजल, एक होता है रंग और उनके व्यवसाय कौन-कौन से हैं, तो ये पूरा हमने करा रखा है, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगला देखिए, डायरेक्शन के 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? जिसमें केवल उनको दिशा बतानी थी, कौन सी दिशा में वो जा रहा है, सिंपल थे। एक प्रश्न 2 प्रश्न ऐसे आए थे ये वाले, ठीक है? एलएलएम डैश कर देते, फिर एमएलएमएन डैश कर देते हैं। तो ये आपका जो है अच्छा प्रश्न था, 2 प्रश्न इसमें से आए थे, इसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके जाना, आने ये शुरू हो गए हैं। अगला, फेयर कंप्लीट का एक प्रश्न था, कथन निष्कर्ष का भी एक प्रश्न था। एक था 1, 5, 9, 11, 13 इसके आगे कौन-सी संख्या होगी, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, मानसिक अभिरुचि के 5 प्रश्न आज देखने को मिले, 5 से 6 प्रश्न मानसिक अभिरुचि के थे, तो ठीक-ठाक प्रश्न थे। अगर आप थोड़ा-सा मतलब इसमें डीपली अगर पढ़ेंगे तो आपको मतलब आप इसका निर्णय निकाल सकते हैं और ये आप ज़रूर पढ़ कर के जाना 5-6 नंबर इसके अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है? तो इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मानसिक अभिरुचि बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो 2 वीडियो आपके सामने आएगी। एक डिपार्टमेंटल मानसिक अभिरुचि जिसमें आपको ट्रैफिक पुलिस बना रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना? फिर आप क्या करेंगे, एक वैसी वाली है, एक नॉर्मल वाली मानसिक अभिरुचि, ये दोनों वीडियो देख कर के जाना है, ठीक है? रैंकिंग के 4 से 5 प्रश्न हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट का भी एक प्रश्न आया है और डायरेक्शन के प्रश्न हमने बता दिए हैं। चलो अब देखते हैं कि भाई मैथ के कितने प्रश्न आए, तो आज मैथ के लगभग 25 प्रश्न हैं, रीजनिंग के लगभग 39 प्रश्न हैं, तो 39 और 25 65 के आसपास का जो है आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिला है, ठीक है? पूरा फुल। उसके बाद में साइंस के 12 प्रश्न हैं, बाकी आपका रिमेनिंग जीके, जीएस, करंट अफेयर है, ठीक है? स्कोर की बात करते हैं तो अच्छे स्कोर देखने को मिलेंगे, सीधी-सी बात है मैथ रीजनिंग ज़्यादा आई है, तो 79, 80, 81, 78, 75 तक स्कोर आज देखने को मिले हैं, 82 भी 83 आज जो है अंकित रघुवंशी जी का स्कोर था, जिन्होंने प्रश्न हमको भेजा, ठीक है? चलिए, बाकी आपको नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लेना। परसों तक की सारी पीडीएफ इस पे पड़ गई है, जो आपका एनालिसिस वाली पीडीएफ होती है, आगे की पीडीएफ एनालिसिस की उसमें डाल दी जाएगी, ठीक है भाई? तो आप लोग तैयारी कैसी क्या चल रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी जो लोग दूसरों से पेमेंट करवाते हैं, जैसे किसी दुकानदार से पेमेंट करवा रहे हैं, तो मेरे भाई अपने सामने पेमेंट करवाइए, अपने सामने ही उनसे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ना। कुछ लोग को अभी शिकायत आई कि सर दुकानदार को पैसे दे करके आ गए और उसने मेरे पास फर्जी पेमेंट कर दिया, किसी फेक ऐप से पेमेंट कर दिया, उनको स्क्रीनशॉट दिखा दिया, या फिर उसने ₹1 का मात्र पेमेंट किया है, आगे 7-9 खुद एडिट करके दे दिया और फिर वो हमारे पास में भेज रहे हैं। देखो फेक पेमेंट हमको पता चल जाता है ना, हमारे यहाँ डेली ये काम हो रहा है, कोई कुछ फेक पेमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमको तो पता चल जाता है। तो आप लोग फेक पेमेंट करने का प्रयास मत किया कीजिए, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो नेक्स्ट वीडियो कौन सी आती है, तो नदी वाली आएगी या फिर कल आपका एग्जाम एनालिसिस आएगा। और जिनका भी एग्जाम हो मेरे भाई निवेदन है, आप लोग इस नंबर पर प्रश्नों को जरूर भेज दिया कीजिए 1 घंटे के अंदर, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।